हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 11। मुन्ना वंश को लेकर एयरपोर्ट पहुंचा। मुन्ना ने देखा कि आज वंश के चेहरे पर चमक रोजाना से कुछ ज्यादा थी और उसकी आंखों में एक अलग ही खुशी नजर आ रही थी। मुन्ना ने गाड़ी से वंश के सामान उतारे और सबको एक साथ रखकर कहा, इन्हें देखकर तो लग रहा है जैसे तूने पूरा कबर्ड ही इनमें भर लिया है। वैसे तो वापस बनारस आएगा ना, या वहीं बसने का इरादा है? अरे बिल्कुल मुन्ना, मैं जल्दी वापस आऊंगा और मुंबई में मैं सबसे ज्यादा तुझे ही मिस करने वाला हूँ। वंश ने अपने फोन का कैमरा ऑन करके मुन्ना के साथ सेल्फी लेते हुए कहा, हम भी तुम्हें बहुत मिस करेंगे। और हाँ, मुंबई जाकर किसी से झगड़ा नहीं करना, किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करना, और हाँ, अपना ख्याल रखना, टाइम से खाना और वक्त पर सोना, खूब मेहनत करना और अपने सब सपने पूरे करना। हम तुम्हें बहुत ऊपर देखना चाहते हैं। जब सफल होकर तुम वापस बनारस आओगे तो सबसे ज्यादा खुशी हमें होगी। मुन्ना ने वंश को गले लगाते हुए कहा। ये देखकर वंश थोड़ा इमोशनल हो गया। भाई होकर भी मुन्ना उसके बारे में कितना सोचता था। वंश ने मुन्ना को और कसकर गले लगा लिया और कहा, ओह मुन्ना, तुम कितने इमोशनल हो। पता है इस वक्त तुम बिल्कुल माँ जैसे लग रहे हो। और हाँ, मैं ऊपर जाना चाहता हूँ बहुत, लेकिन तुमसे ऊपर नहीं। मुन्ना ने सुना तो वंश से दूर हटा और हैरानी से कहा, ये क्या बात हुई? भला हमसे ऊपर क्यों नहीं? क्योंकि तू मेरा बड़ा भाई है। हाँ, 25 मिनट ही सही, लेकिन बड़े तो है ना। तो बड़ा भाई होने के नाते मैं तुम्हारे लिए इतना बलिदान तो कर ही सकता हूँ, वंश ने इतराते हुए कहा। अगर ऐसा है तो फिर एक बार हमें भैया कहकर बुलाओ, मुन्ना ने खुश होकर कहा। एक मिनट, मैं क्यों तुम्हें भैया कहकर बुलाऊं? तुम इतने बड़े भी नहीं हो। जाओ, मैं नहीं बुलाता ये भैया भैया, वंश ने अपना सामान ट्रॉली पर रखते हुए कहा। मुन्ना ने सुना तो अगले ही पल उसका मुंह बन गया और उसने कहा, तुम कितने भी बड़े हो जाओ, रहोगे बच्चे ही। अब जाओ, तुम्हारी फ्लाइट का वक्त हो गया है। मुंबई पहुंचकर फोन करना। वंश ने सुना तो मुस्कुराया और एक बार फिर मुन्ना को गले लगाकर जाते हुए कहा, तुम भी अपना ख्याल रखना, और हाँ, बेंगलुरु जाने से पहले गौरी से जरूर मिलना। मुन्ना वंश को देखकर हाथ हिलाते रहा और कुछ देर बाद ही वंश अपने सामान के साथ मुन्ना की आंखों से ओझल हो गया। वंश के जाने के बाद मुन्ना पार्किंग में खड़ी अपनी जीप के पास आया और अंदर आ बैठा। उसने जीप स्टार्ट की, लेकिन आगे नहीं बढ़ा पाया। मुन्ना अपनी ही सोच में उलझ कर रह गया। जीप में बैठा बैठा मुन्ना खुद में ही बड़बड़ाने लगा, कि वंश को हमें भैया बुलाने में क्या दिक्कत है? आखिर है तो हम उससे बड़े ही। अब 25 मिनट ही क्यों ना हो, लेकिन बड़े तो है ना। खैर, वो हमें भैया कहे या ना कहे, हम हमेशा उसे बड़े भाई की तरह ही सपोर्ट करेंगे। मुन्ना मुस्कुराया और फिर जीप आगे बढ़ा दी। आते टाइम मुन्ना वंश के साथ था, इसलिए रास्ते का पता ही नहीं चला, लेकिन जाते वक्त वह अकेला था और ये रास्ते उसे काटने को दौड़ रहे थे। अपने इस अकेलेपन से बचने के लिए मुन्ना ने गौरी का नंबर डायल किया और कॉल को स्पीकर पर डाल दिया। कुछ देर रिंग जाने के बाद गौरी ने फोन उठाया और ऊँगते हुए कहा, हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस गौरी, तुम अभी तक सो रही हो? मुन्ना ने पूछा। अभी तो सिर्फ 9 बजे हैं और तुम इतनी जल्दी उठकर क्या करते हो? तुम्हें भी मेरी तरह देर तक सोना चाहिए। सुबह की नींद कितनी अच्छी होती है, गौरी ने बिस्तर पर इधर उधर लौटते हुए कहा। शुक्रिया, हम इतने पागल नहीं हुए हैं, मुन्ना ने गौरी की टांग खींचते हुए कहा। हाँ, तो क्या मैं तुम्हें पागल लगती हूँ? गौरी ने एकदम से उठकर बैठते हुए कहा। हाँ, थोड़ी सी, मुन्ना ने कहा। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती, गौरी ने कहा और जैसे ही फोन काटने को हुई, दूसरी तरफ से मुन्ना ने कहा, अच्छा सुनो। अब क्या है? गौरी ने चिढ़ते हुए कहा। हमने तुम्हें फोन किया क्योंकि हमें तुम्हारी याद आ रही थी, मुन्ना ने बड़े ही प्यार से कहा। मुन्ना की बात सुनकर गौरी पिघल गई, लेकिन अगले ही पल कहा, झूठ, तुम्हें कोई याद बात नहीं आ रही। तुम अकेले होंगे और बोर हो रहे होंगे,
इसलिए तुमने मुझे फोन किया, लेकिन अब मैं तुमसे गुस्सा हूं। बाय। गौरी, गौरी, अरे सुनो तो, हम बस। गौरी। मुन्ना कहता ही रह गया और गौरी ने फोन काट दिया। मुन्ना मुस्कुराया और कहा, ये लड़की भी ना, इसे समझना मुश्किल है। हमारी पूरी बात भी नहीं सुनी और फोन काट दिया। क्या होगा तुम्हारा गौरी शर्मा। मुन्ना का कॉल कट कर गौरी ने फोन अपने होठों से लगा लिया और बड़बड़ाने लगी। अब पता चलेगा तुम्हें मानवेंद्र मिश्रा कि नाराजगी किसे कहते हैं। सुबह सुबह इस आदमी को मैं ही मिली बुद्धू बनाने के लिए। देखना अभी कॉल आता ही होगा उसका, और कैसे वो सॉरी सॉरी बोलता है। लेकिन आज भी मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी मान। बहुत सताते हो ना मुझे। अब बताती हूँ तुम्हें गौरी शर्मा क्या चीज है। उधर मुन्ना जीप चलाते हुए आगे बढ़ता रहा और इधर गौरी उसके फोन का इंतजार करने लगी। लेकिन ये क्या, मुन्ना ने गौरी को फोन किया ही नहीं। कमरे में टहलते हुए गौरी रुकी और फोन की स्क्रीन देखकर बड़बड़ाई, हाँ ये क्या, वो मुझे वापस फोन क्यों नहीं कर रहा। मुझे लगा वो फोन करेगा और सॉरी बोलेगा, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। उसकी तो मैं। मुन्ना का फोन न आने पर गौरी ने खुद से ही मुन्ना का नंबर डायल किया। मुन्ना का फोन बजा। स्क्रीन पर गौरी का नाम देखकर मुन्ना मुस्कुराया और फोन स्पीकर पर डाल दिया। मुन्ना कुछ कहता इससे पहले ही गौरी बिफर पड़ी और कहा, तुमने मुझे वापस फोन क्यों नहीं किया। तुमने कहा था तुम मुझसे नाराज हो। मुन्ना ने सहजता से कहा। तो क्या, तो तुम्हें मुझे वापस फोन करना चाहिए और मुझे मनाना चाहिए, और क्या। गौरी ने कहा। ये सब हमें नहीं आता, मुन्ना ने कहा। तुम कितना अजीब हो। तुम्हारी फियांसी तुमसे नाराज है और तुम उसे मनाना भी नहीं चाहते। तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो। गौरी ने गुस्से से कहा। अच्छा ठीक है, तुम बताओ हम क्या करें। मुन्ना ने कहा। अभी के अभी मुझे फोन करो और सॉरी कहो। कहकर गौरी ने फोन काट दिया। ये लड़की सच में अजीब है, मुन्ना ने फोन की स्क्रीन देखकर कहा और फिर गौरी का नंबर डायल किया। एक रिंग के बाद ही गौरी ने फोन उठा लिया और बहुत ही सभ्यता से कहा, हेलो, आई एम सॉरी। हमें तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, हमें माफ कर दो। मुन्ना ने कहा। इट्स ओके। गौरी ने बड़े ही प्यार से कहा जैसे ही कुछ हुआ ही ना हो। अच्छा ये बताओ तुम इतनी देर तक क्यों सो रही थी। मुन्ना ने बात बदलते हुए कहा। क्योंकि कल रात मैं देर से सोई थी। गौरी ने बाथरूम की तरफ जाते हुए कहा। और देर तक जागने की वजह। मुन्ना ने जीप का स्टीयरिंग घुमाते हुए पूछा। एक्चुअली मैं बैंक से रिलेटेड स्टडी कर रही थी। हमारी सगाई के बाद मम्मा मुझे अपने ही बैंक में रिकमेंड करना चाहती है। गौरी ने ब्रश पर टूथपेस्ट निकालते हुए कहा। ये अच्छा है, इससे तुम्हारा नॉलेज बढ़ेगा। मुन्ना ने कहा। हाँ, अब तुम बताओ कि तुम इंदौर कब आ रहे हो। काशी बता रही थी नानू का बिजनेस संभालने तुम इंदौर आ रहे हो। गौरी ने अपने दांतों की सफाई करते हुए कहा। हम थोड़ा कंफ्यूज हैं गौरी। पापा चाहते हैं हम बेंगलोर जाएं उनके दोस्त के पास, और नाना जी चाहते हैं हम इंदौर जाएं। तो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि पापा को मना करें या नाना जी को। मुन्ना ने कहा। ओह, मेरे हिसाब से तुम्हें अंकल को ही मना कर देना चाहिए। वैसे भी वो बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी बात को कभी ना नहीं कहेंगे। गौरी ने कहा। गौरी के मुंह से अपने पापा के लिए अंकल सुनकर मुन्ना मुस्कुराया और कहा। गौरी, क्या शादी के बाद भी तुम पापा को अंकल बुलाने वाली हो। मान, मैं क्या कह रही थी कि तुम ना नानू को ना बोल दो और बेंगलोर ही जाओ। गौरी ने एकदम से मुन्ना के सवाल को नजरअंदाज करके कहा। न जाने क्यों गौरी पापा नाम सुनते ही एकदम से इमोशनल हो जाया करती थी। वह किसी और को अपने पापा की जगह कभी देना ही नहीं चाहती थी। शायद इसलिए जब भी मुरारी को पापा बोलने की बात आती तो गौरी गुस्सा हो जाती या बात बदल देती। मुन्ना गौरी से आगे बात कर पाता इससे पहले ही मुन्ना को एकदम से ब्रेक लगाना पड़ा और उसने कहा। गौरी, हम तुम्हें बाद में फोन करते हैं, अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक है, बाय, लव यू। गौरी ने कहा और फोन काट दिया। लेकिन अगले ही पल फोन पर काशी का मैसेज आया
जिसे देखकर गौरी ने कहा, हे भगवान, मैं तो भूल ही गई थी। शक्ति ने आज हम सबको अपने नए घर में नाश्ते के लिए इनवाइट किया था। हाँ, मुझे जल्दी निकलना होगा। कहते हुए गौरी ने अपना फोन बिस्तर पर फेंका और कपड़े लेने कबर्ड की ओर भागी। मुंबई, नवीन का घर। निशी अपने कमरे में सो रही थी, तभी डोरबेल बजी। डोरबेल से निशी की नींद टूटी और उसने तकिया अपने कानों पर रखकर डोरबेल को इग्नोर कर दिया। अगले ही पल डोरबेल फिर बजी और निशी को उठना पड़ा। निशी उठी और अपने कमरे से बाहर आई। डोरबेल लगातार बजते ही जा रही थी और साथ ही निशी के कानों में भी चुभ रही थी। मम्मा, डैड, कहाँ हैं आप लोग? सीढ़ियों से उतरते हुए निशी ने आवाज दी, लेकिन ना नवीन वहां था ना ही मेघना। निशी को हैरानी के साथ साथ चिढ़ भी हुई। वह नीचे आई और दरवाजे की तरफ जाते हुए कहा, ये कौन सरफिरा है जो बेल बजाए जा रहा है? निशी ने गुस्से से दरवाजा खोला और जैसे ही सामने खड़े शख्स को देखा, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा और उसने कहा, तुम? हाय, गुड मॉर्निंग। सामने खड़े वंश ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निशी ने गुस्से से कहा। ऑफ कोर्स तुमसे मिलने आया हूँ, वंश ने अंदर आते हुए कहा और घर में किसी को ना देखकर निशी की तरफ पलटकर कहा, अंकल आंटी कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रहे? बाहर गए हैं क्या? वो कहीं भी गए हो, तुम्हें क्या? अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। निशी ने वंश के सामने आकर गुस्से से कहा, हे कूल डाउन, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? एक सेकंड, गुस्सा तो मुझे होना चाहिए। तुम मुझे बिना बताए मुंबई चली आई, क्या तुम मेरा इंतजार नहीं कर सकती थी? हाँ बोलो। वंश ने निशी के करीब आकर उसे घूरते हुए कहा, अच्छा, इसमें भी मेरी गलती है। मैंने तुम्हें बताया था, लेकिन तुम चिरकुट, तुम्हें अपनी नींद से ज्यादा कुछ प्यारा नहीं है, समझे तुम? निशी ने भी लगभग वंश पर चढ़ते हुए कहा। क्या क्या कहा तुमने मुझे? चिरकुट? वंश ने गुस्से से पूछा। हाँ, चिरकुट। निशी ने भी उसी अंदाज में कहा। मैं क्या तुम्हें चिरकुट दिखता हूँ? वंश ने पूछा। हाँ, दिखते क्या, तुम हो चिरकुट। चिरकुट चिरकुट चिरकुट, समझे? निशी ने वंश का मजाक उड़ाते हुए कहा। देखो, तुमने एक और बार मुझे चिरकुट कहा ना तो मैं तुम्हें। वंश ने गुस्से से कहा। क्या तुम्हें? मेरे डैड के घर में खड़े होकर तुम मुझे ही धमकी दे रहे हो? निशी ने कहा। अगर मैं चिरकुट हूं तो तुम छिपकली हो, दुम कटी छिपकली। वंश ने भी निशी का मजाक उड़ाते हुए कहा। तुमने मुझे छिपकली कहा, तुम्हें तो मैं। कहते हुए निशी ने इधर उधर देखा और टेबल पर रखा फ्लावर पॉट उठाकर वंश पर फेंक दिया। गनीमत था वंश नीचे झुक गया और पॉट सामने दीवार पर जाकर लगा। हे, ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? लग जाएगा। वंश ने निशी को रोकने की कोशिश करते हुए कहा। निशी वंश को मारने आगे बढ़ी, लेकिन उसका पैर फिसला और जैसे ही गिरने को हुई, वंश उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन बेचारे वंश की बुरी किस्मत, वह निशी को बचा पाता इससे पहले ही उसे लेकर सोफे पर आ गिरा। निशी वंश की बाहों में थी और इस वक्त वंश की धड़कनें सामान्य से तेज थी। वह एकटक निशी की आंखों में देखे जा रहा था। धीरे धीरे निशी का गुस्सा भी शांत हो गया और वह वंश की आंखों में देखने लगी। अगले ही पल वंश ने अपने होठों से जैसे ही निशी के होठों को छुआ, निशी चिल्लाई। निशी, निशी क्या हुआ बेटा? तुम चीखी क्यों? तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या? मेघना ने देखा सोफे पर लेटी निशी चिल्ला रही है। निशी ने देखा वह सोफे पर है। उसने घर में इधर उधर देखा, मेघना के अलावा वहां कोई नहीं था। निशी ने देखा सामने दीवार पर लगी घड़ी में दोपहर के 2 बज रहे थे। अब तो निशी का सर चकराने लगा था। कुछ देर पहले जो हुआ तब सुबह थी और अब दोपहर। उसने घबराकर मेघना को देखा और कहा, मम्मा, घर पर कोई आया था क्या? नहीं, घर पर तो कोई नहीं आया। हाँ, पड़ोस वाली आंटी जरूर आई थी कुछ काम से, लेकिन वो तो दरवाजे से ही वापस चली गई। क्या हुआ बेटा, तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या? मेघना ने निशी की चिंता करते हुए कहा। हाँ, शायद वो सपना ही था, एक बहुत बुरा सपना, निशी ने कहा। वह अब भी वंश के बारे में सोच रही थी। तुम उठो और मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ।
कहते हुए मेघना किचन की तरफ चली गई। जो कुछ हुआ वो सपना ही था। वंश नवीन के घर नहीं आया था। निशी उठी और वॉश बेसिन की तरफ चली आई। उसने अच्छे से अपना मुंह धोया और तौलिए से पोंछते हुए हॉल में चली आई। निशी अपना मुंह पोंछ ही रही थी कि तभी डोरबेल बजी। निशी, जरा देखना दरवाजे पर कौन है। किचन से मेघना ने आवाज दी। डोरबेल सुनकर निशी का दिल धड़कने लगा। धड़कते दिल के साथ निशी ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने खड़े धोबी ने कहा, दीदी कपड़े दे दीजिए। जी भैया, कहकर निशी जाने लगी और एक गहरी सांस लेकर मन ही मन कहा, हाँ शायद वो सपना ही था। तो दोस्तों ये था मैं तेरी हीर भाग 11। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहिए मैं तेरी हीर मेरे साथ।